हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आप लोगों का उम्मीद है पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं एफएसटी का कंप्लीट डिस्कशन। तो बच्चों आते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। और जैसा आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। सिंह सर का ये सपना आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज के एफएसटी का पहला सवाल, thermodynamical process in which internal energy of the system remains constant। इंटरनल एनर्जी तभी कांस्टेंट रहेगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा इस वाले का सही आंसर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज जीरो लेकिन इंटरनल एनर्जी रहती कांस्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 235 पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरनल देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। कॉनकेव मिरर और फॉर ए फेस व्यू हैज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इसकी दी गई है कॉनकेव मिरर की 0.4 मीटर। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस, आपके फेस को व्यू करता हुआ कॉनकेव मिरर है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। आपसे कितना दूर मिरर होगा, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी गई है और ये आपको निकालना है। और बेटा आपसे कह रहा है कि आपकी अपराइट इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब आपकी अपराइट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और जैसा आपको मालूम है मिरर के लिए फॉर्मूला लगता है F/F-U, और +5 यहां पर लेंगे, इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। माइनस का आ जाएगा हमारे पास 0.4, माइनस का 0.4 और डिवाइडेड बाई माइनस का 0.4 और माइनस का u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का 2 -5u इक्वल टू पॉइंट माइनस में 0.4। बच्चों 0.4 को इधर 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5u, 2 माइनस 0.4 1.6 आएगा, और माइनस का 5u, u इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पॉइंट का 3.2, तो 5 3 जा 15, तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों आ रहा है 0.32, लेकिन माइनस का साइन आ रहा है, तो ये पोजीशन ऑफ योर फेस, आपका फेस कॉनकेव मिरर से कितना दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपसे पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आराम से इसका आंसर है 0.32। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे। अ रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, इसका मतलब इनकी लेंथ इनिशियल क्या है, सेम। ये रॉड कौन सी है, ए वाली, और बेटा ये रॉड कौन सी है, बी वाली। इनकी इनिशियल डायमेंशन कैसी है बच्चों, सेम। इनिशियल लेंथ कैसी है, सेम। इसका अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बी दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री दोनों रॉड का। लेकिन ए इज हीटेड अप टू, ए का फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 30 से कर दिया 180 डिग्री। और न्यू लेंथ आर सेम, यानी इसकी और इसकी नई लंबाई सेम। आपको मालूम है न्यू लेंथ का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपसे कह रहा है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी का रेशियो गिवन है, तो बी वाले का फाइनल टेम्परेचर बताइएगा। इसका भी टेम्परेचर हम बढ़ा के टी डिग्री तक ले जाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि ए रॉड और बी रॉड की इनिशियल लेंथ सेम है, और इसका टेम्परेचर, इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन इस वाले को 30 डिग्री से 180 डिग्री ले जाते हैं। तो बताइए इसको 30 डिग्री से कहां तक ले जाएं ताकि हमारी फाइनल लेंथ इनकी सेम हो जाए। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी ए वाले की, L1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया, 150। फाइनल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, L1 प्लस, और बेटा आ जाएगा अल्फा बी और डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास T माइनस 30। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर, ये बेटा कैंसिल हो गया,
वन वन कैंसिल कर देंगे आप, अल्फा ए अपॉन अल्फा बी की वैल्यू आ रही है t-30 डिवाइडेड बाई 150। बताइए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4:3 रेशियो दिया है, तो पुट कर देंगे 4:3, 4:3 हो जाएगा और t-30 आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा 150। बच्चों ये 600 आ जाएगा, माइनस का ये 3 × t आ जाएगा और -90 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 690। जब 690 जाएगा तो 3t इक्वल टू आ जाएगा 690, तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 जा 3 जा और डिग्री सेल्सियस, यानी कि राइट आंसर हमारा जो आ जाएगा वो है 230 डिग्री सेल्सियस। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 4th नंबर पे। कह रहे हैं कि एनपी और एनई आर द कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर हमारा कौन सा आंसर होगा। बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर दोनों में कंसंट्रेशन बराबर होती है। हाँ, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर ये चीजें ली जाती हैं। अगर बात रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो ये होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी उन्होंने रूम टेम्परेचर नहीं दिया है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि होल कब पैदा होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करा के हम लोग कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं, तभी तो होल जनरेट होते हैं। ठीक, इसका मतलब आपका टेम्परेचर रूम माना जाएगा, इसलिए दो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4th का सेकंड वाला आंसर सही है। बच्चों आते हैं 2 न्यूट्रॉन अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन 1H2 प्लस 1H2 और ड्यूट्रॉन की बनाते हैं हमारा हीलियम न्यूक्लियस, साथ में निकलती है एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका प्रोसेस होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिख लिया करिए, ड्यूट्रॉन की कितनी दी गई है 1.1, 1.1 ले लीजिए, 1.1 ले लीजिए और हीलियम की कितनी दी गई है, हीलियम की दी गई है 7। अब बच्चों इसका प्रोसेस होता है, इनका ये है आपका मास नंबर, तो मास नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.1। ठीक है बच्चों, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1.1, यहां पर आ जाएगा 7 इंटू 4। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमने इनकी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की निकाल दी। हमसे कहा जा रहा है एनर्जी रिलीज बताओ, तो क्यू निकालना है, एनर्जी रिलीज। ये आता है फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का सम प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है 28 है, रिएक्टेंट कितना है 2.2, 2.2 कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 2.2 4.4, यानी 23.6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर है 23.6। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये 6 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हम एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाई एक्सिस है बेटा और ये एक्स एक्सिस है, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही इसमें यहां पर फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है v0 और किस तरफ है आई कैप, यानी एक्स एक्सिस की तरफ है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक्सेलरेट हो जाएगा, समझिए, यानी इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी v0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों, यहां पर निकालेंगे हम तो v बराबर आ जाएगा u प्लस at। एक्सेलरेशन कितना इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब ये निकालना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन लग रहा है f फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन e इंटू ई, q इंटू ई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो q इंटू ई फोर्स है और मास इंटू एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा ए ई की वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई m। और इसको अगर हम रख लेंगे बच्चों यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी v0
अब प्लस ये आ जाएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई एम और इनटू आ जाएगा टी, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पे लगेगा फोर्स, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी प्लस आई की तरफ ही एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई की तरफ लग रहा है। अब बात करते हैं यहां पर एक ही कि फाइनल हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। तो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या थी, एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल क्या है, फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एच अपॉन एम वी, एम कितना मास, वी कितना वी ये, तो ये आ जाएगा वी नॉट प्लस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आ जाएगा एम और ये आ जाएगा बेटा टी। अब इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है कॉमन एच अपॉन नीचे से ले लीजिएगा एम वी नॉट और ये आ जाएगा हमारा कॉमन, तो 1 प्लस ई अपॉन आ जाएगा एम वी नॉट टी आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब समझ में आ गया। और अब आपके पास ये वाली वैल्यू कहलाएगी लैम्डा नॉट। तो फाइनल आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी टाइम। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी होती है जिस समय वी नॉट, उस समय वो हमारा इनिशियल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस समय इसके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एच अपॉन एम वी नॉट, और जब फाइनली हम उसको ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होती है, वो निकाल दीजिए और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल दीजिए। अच्छा सवाल है और नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाई सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में ये होता है एक लेंस लगा देते हैं बच्चों, और सिंगल स्लिट में जो लेंस लगाते हैं, अब जो लाइट आपकी होती है बेटा स्क्रीन पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी जो इसकी फोकल लेंथ है वही डिस्टेंस डी बन जाएगी। जहां पर हमारी लाइट की वेव को ये फोकल लेंथ यानी जिस फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल किया है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हमारी लाइट को मतलब कॉन्वर्ज करेगा यानी स्क्रीन पर ले जाएगा, यानी कि स्क्रीन तक की डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ के बराबर। तो फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ 1 मीटर, द विड्थ ऑफ द स्लिट दिया गया है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू विड्थ ऑफ द स्लिट गिवन है। थर्ड मिनिमा, और मिनिमा कहां मिलेगा, यहां पे। कौन सा मिनिमा मिलेगा, थर्ड मिनिमा। कितना डिस्टेंस है ये वाला, y, सेंट्रल से, सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो थर्ड मिनिमा कितना दूर मिल रहा है, कैपिटल डी। तो इसके लिए क्या होता है, एंगुलर पोजीशन आपको पता है, बी साइन थीटा इक्वल टू होता है डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा। बी है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, साइन थीटा को हम क्योंकि थीटा ले सकते हैं, एंगल बहुत छोटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये है और रेडियस ये है, आर्क ये रेडियस ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास b और y अपॉन एफ आ जाएगा, n की जगह 3, लैम्डा निकालना क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, b डिवाइडेड बाई 3 y अपॉन एफ आ जाएगा। अब सुनिए बच्चों, देखिए कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, विड्थ 0.3 mm अपॉन 3 आ जाएगा। बेटा y कितना है, कितना दूर, तो फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से 5 mm की डिस्टेंस पर, सेंट्रल मैक्सिमा से 5 mm की डिस्टेंस पर, यानी कि आपके पास y की वैल्यू है 5 mm। फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 1 मीटर, तो इसको भी mm में ले लो, सब कट जाएगा। 1 मीटर का मतलब हो गया 1000 mm, सारा कुछ mm में आ गया। क्या हो जाएगा 10,000, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 2000, यानी कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 1 अपॉन 2000। और बच्चों 1 अपॉन 2000 का मतलब हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा ये मीटर है,
मीटर है, मीटर। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, यहां से क्या आया, मिलीमीटर आया, सॉरी नॉट मीटर, यहां से ये मिलीमीटर आया, वेवलेंथ आ जाएगी मिलीमीटर में। अब इसको आपको बदलना है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए लैम्डा इक्वल टू 1/0.2 आएगा, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁷, और ये आ जाएगा 5, और ये बेटा 10⁻⁻7 मीटर। अभी हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, ये एमएम को हमने -3 लिखा, 1 2 3 4 यहां पर ले गए, तो अब 5000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग जान रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर थोड़ी सी तिगड़म लगाई गई है, और आपको यहां पर मिलीमीटर में और एंगस्ट्रॉम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ताकि आप आंसर भी गलत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन एटम में जब कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड पूछा जाता है, कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है आपका लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एमिटेड रेडिएशन कह रहा है, तो लोअर से हायर में कभी भी इमिट नहीं होता है, हायर से लोअर में इमिट होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ये सही है, और फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जंप होता है, यानी कि ये आ जाएगा E2 - E1। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू या एफ, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इसको HF कर दो, तो एफ निकालने के लिए H से डिवाइड कर दो। राइट आंसर हमारा मैच कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो आंसर कौन सा वाला आ गया, फोर्थ वाला। बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए साफ साफ एनसीईआरटी में 301 नंबर पेज पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर। एक मिक्सचर है, मिक्सचर की हमसे कह रहा है टोटल इंटरनल एनर्जी निकालिएगा। मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन गैस की इंटरनल एनर्जी चाहिए और दूसरी नियॉन गैस की चाहिए। जितनी भी गैस की इंटरनल एनर्जी आपको चाहिए, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, म्यू CV डेल्टा टी, और क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया है तो म्यू C डेल्टा टी, इसका मतलब म्यू CV टी प्लस, हमने लगा दिया फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा, पुट कर दीजिए, म्यू CV डेल्टा टी। बच्चों CV जो होता है 353 स्टार R, मोनो का CV 3R/2, डाया का CV 5R/2। तो ये डाया है, कितने मोल है, 2 मोल, तो 2 मोल इंटू 5R/2 इंटू डेल्टा टी, यानी कि जो टेम्परेचर मेंटेन है भाई, ठीक, प्लस म्यू कितने मोल है, नियॉन 4 मोल, सी कितना है CV नियॉन का 3R/2, CV फॉर नियॉन 3R/2 इंटू टी, 2 से ही कैंसिल 4, यानी कि ये 6 आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल तो 5, 11RT करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है बच्चों, 11RT करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE का क्वेश्चन है, ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, मतलब विड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला होता है D लैम्डा बाई, अगर हम एक्सपेरिमेंट वही रखते हैं, कैपिटल D और स्मॉल d वही रखते हैं, तो विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, और विड्थ 1/√2 कर देंगे, और लैम्डा 1 बच्चे लैम्डा 2 आ जाएगा। पहली विड्थ दी गई है 2 mm की, और दूसरी वाली विड्थ हमें निकालनी है बच्चों, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 600 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 2 कैंसिल, W2 इक्वल टू हो जाएगा 3 mm। करेक्ट ऑप्शन आ गया 3 mm। तो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए विड्थ में हम लोग आपको बताएं कि ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 252 पर ये प्रॉपर हमको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। YDSE में एक क्वेश्चन है हम लोगों का, 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग X एंड Z मेड ऑफ सेम मटेरियल, डोरी का मटेरियल अगर सेम होता है तो इनकी डेंसिटी सेम होती है, टेंशन अलग अलग है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमें डोरी में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर 1/2L, और अंडर रूट आ जाएगा T/m। मास पर यूनिट लेंथ फिक्स रहेगी, हमें आइडेंटिकल डोरी है तो L फिक्स रहेगा, यानी N डिपेंड करेगा टेंशन पर।
बच्चों N1 अपॉन N2 कर देंगे फंडामेंटल में, टेंशन T1 अपॉन T2 कर देंगे। क्वेश्चन में हमको बोला गया है N1 की वैल्यू मतलब पहली फ्रीक्वेंसी 450, दूसरी फ्रीक्वेंसी 300, और पहला टेंशन Tx लिया, दूसरा टेंशन Ty लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, अंडर रूट। अब क्या करना है, ये हमारा 15 15 से काट दीजिए, 15 2 जा 15 3 जा, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 2, और Tx अपॉन Ty होल स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 9/4 आंसर आ जाएगा। रेशियो ऑफ द टेंशन 9/4, और 9/4 होता है हमारा, कितना होता है 9/4, अच्छा मैंने एक गलती कर दी है, Tx और Ty कर दिया है ना, ये यहां पे क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए, तो Z होना चाहिए, मतलब Y नहीं है, कोई बात नहीं, Y नहीं है, ये Z है, तो Z का मतलब दो स्ट्रिंग हो गई, X और Z। हम लोग ज्यादातर X और Y, तो स्ट्रिंग का नाम है X और Z। तो कुल मिलाकर स्ट्रिंग में हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है डोरी में, वो टेंशन के √2T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग नई टेंशन के लिए रेशियो निकाल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। आइए बच्चों आते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि FO अपॉन FE की वैल्यू 5। लेंथ कितनी दी है टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला होता है FO प्लस FE इक्वल टू लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी दी है 60। अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालना है, तो इन दोनों को हेल्प लेकर हमें FE निकालना है, तो यहां से FE FO अपॉन 5 कर दो, या आप इसको कर लो तो 5FE आ जाएगा, तो ये 5FE आ जाएगा FO की जगह पर, और FE आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा, 6FE आ जाएगा। बच्चों ये FE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नीट में 2025 में भी पूछा गया था, और उसमें आपका एनसीईआरटी के लाइन से आया था, जिसका आंसर 125 और 250, तो एनसीईआरटी में जो दिया था उसका आधा कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार रखिए फॉर्मूले को। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास M, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन A। रॉड दी गई है, और अगर ऐसे कोई रॉड दी जाए बच्चों, तो ऐसे रॉड में हम ये कहा जा रहा है कि ओन वेट से जब उसको हैंग करते हैं, तो जब ओन वेट का चक्कर आता है तो ये L/2 होती है, यानी कि आप जब इसको हैंग कर रहे हैं बेटा, तो यहां से हैंग कर रहे हैं, तो जहां पॉइंट से हैंग कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधी दूरी पर आएगा, वेट यहां लगेगा mg, तो लंबाई कितनी हमारी खींचने के लिए रेडी है L/2, तो y बराबर mgl f अपॉन a, तो mgl l की जगह L/2, क्यों, क्योंकि mgl की जगह L/2 बचा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा L इंटू ए। अब डेल्टा L को इधर ले आइए, तो डेल्टा L हमारा उधर चला जाएगा, चेंज इन लेंथ, तो mgl बच्चों mgl बाई 2ay, मतलब कुल मिलाकर मैं बताऊं, फॉर्मूला हमारा आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, और F की जगह पर mg लेना है, लेकिन L की जगह पे L/2 लेना है जब बात ओन वेट की आती है। लर्न फॉर्मूला करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 13 का बच्चों आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर, है ना, सेकंड नंबर में आ रहा है mgl अपॉन 2ay। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं हम लोग, जो एरर हमारी अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन से हो रही है, यानी कि ऐसी एरर कभी भी हो सकती है, रैंडम एरर आ चुका है पेपर में, और एनसीईआरटी की लाइन है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये एक फोटोवोल्टेइक सेल का एक IV कर्व दिया गया है। करंट हमारी मैक्सिमम 5 देखो है, जैसा कि ग्राफ में बताया जा रहा है लगभग,
और कट ऑफ वोल्टेज आ रहा है माइनस का Vc। आपको मालूम है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का मेथड होता है, और 3 वोल्ट है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब कहने का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर 3 है और वर्क फंक्शन कितना दिया गया है 2, तो W की वैल्यू जब दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फॉर्मूला होता है फोटोन की एनर्जी आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस आइंस्टीन इक्वेशन, तो 3 + 2 यानी कि मैक्सिमम हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ सकता है। सुनिए ध्यान से, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पहला वाला सही, और काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की ये तो मैक्सिमम होती है, लेकिन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक रेंज करती है। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही आ सकता है, क्योंकि लेस देन 3 भी कह रहा है। तीसरा पढ़ लेते हैं, एनर्जी इंसिडेंट और मेटेलिक प्लेट लेस देन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एनर्जी इंसिडेंट आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बोथ 1 और 2, यानी कि चौथा वाला आंसर करेक्ट है बच्चों। तो आगे का पोर्शन हमारा आगे सर करेंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, उम्मीद है अगला पेपर भी आप बहुत अच्छे से देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ E be the total energy of satellite moving around Earth, then its potential energy will be E/2. Kinetic energy satellite revolving an orbit is equal to half of magnitude of total energy. और इसमें सही गलत बताना है। कथन 1 है, यदि पृथ्वी के चारों घूमने वाले उपग्रह की कुल ऊर्जा आई तो स्थितिज ऊर्जा E/2 होगी। और सेकंड है, किसी कक्षा में घूमते ऊपर एक गति ऊर्जा कुल ऊर्जा E के आधे के परिमाण के बराबर होती है। तो देखो बच्चों, E अगर टोटल एनर्जी है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा टोटल का डबल होती है, आधी नहीं होती है। तो ये तो फॉल्स हो गया, गलत। और जो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की होती है हाफ नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया, इक्वल होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों इनकरेक्ट हैं। कौन सा हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, a uniform metallic wire carries current 2 ampere when 3.4 volt battery connected across it. The mass of uniform metallic wire is 8.92 10 cube kg, density 8.92 10 cube kg per meter cube, and resistivity 1.7 10 to the power -8 है। यहाँ पर ये -3 kg कर लो बच्चों, ये -3 kg है मास, -3, और यहाँ पर 10 टू दी पावर है -8, 10 टू दी पावर -8। ठीक है, तो लेंथ निकालना है। तो बच्चों V बराबर लगाओ IR, और R इज इक्वल टू हो जाएगा ρl/a। अब यहाँ एरिया मालूम नहीं, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू डेंसिटी, तो A बराबर आ जाएगा m/LD। यहाँ रख दो, तो V बराबर I रो, A की जगह m/LD, तो L²D/m। L निकालना है तो L² कर दो Vm/I रो D। वोल्टेज हो गया तुम्हारा कितना गिवन है 3.4, मास गिवन है ये 8.92 10⁻³ kg, मास गिवन है और यहाँ पर I करंट गिवन है 2, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1.7 10 टू दी पावर -8, और डेंसिटी है, डेंसिटी ये गिवन है 8.92 10 क्यूब। अब इसको बच्चों हम लोग को सॉल्व करना है। तो 17 दूनी 34, तो ये कैंसिल हो गया, 8.9 यहीं से कैंसिल हो गया, 92 है ना, और L² इज इक्वल टू कितना आया, ये 8 -3 -5 ऊपर जाएगा तो -5 और 3 हो जाएगा 2, यानी कि L बराबर आ गया तुम्हारा 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 84 से गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If electronic charge, electron of mass and speed of light in vacuum C and Planck's constant H are taken fundamental quantities, तो permeability of vacuum can be expressed in unit of. यदि इलेक्ट्रॉनिक आवेश C, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M, निर्वात में प्रकाश की गति C और प्लैंक स्थिरांक C को मूलभूत राशियों के रूप में लिखा जाए तो निर्वात की चुंबकशीलता को निम्न इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको देखो हम लोग डायमेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो म्यू नॉट निकालना है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ई पे, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मास एम पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट सी पे डिपेंड करता है और एच पे। अब डायमेंशन मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी की पावर स्मॉल सी मान लो और ये डी मान लो। और अब सबकी जो है यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखो। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है मालूम है ना, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, है ना, 11/22 वाला माइनस माइनस लगा देते हैं, एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एटी होता है, एटी की पावर ए, मास का एम ही हो जाएगा बी, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एल टी माइनस वन की पावर सी, और प्लैंक कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस वन होता है। प्लैंक कांस्टेंट होता है क्या, एम एल टू टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन की पावर डी हो जाएगा। अब कोफिशिएंट बराबर करो, m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर b है और m की पावर d है, तो b प्लस डी बराबर 1 आ गया। अब l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर c है एक तो, और l की पावर प्लस 2d है, और t की पावर माइनस 2 है, यहाँ t की पावर एक तो ये a है, ये माइनस c है और ये माइनस d है, ठीक है। और देखो a की पावर माइनस 2 है, यहाँ पर a ये है, a की पावर a है, तो a की वैल्यू तो माइनस 2 आ गई, a की वैल्यू माइनस 2 आ गई। यहाँ पे e नीचे जाएगा, e स्क्वायर नीचे होगा तो सब में e स्क्वायर नीचे, चलो ठीक है। अब a की वैल्यू ये यहाँ पे रखो, इसमें a की वैल्यू यहाँ रखो, तो माइनस टू इज इक्वल टू, a की वैल्यू माइनस 2 यहाँ रखेंगे और माइनस सी माइनस डी, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस डी, एक आ गया। अब c की वैल्यू माइनस डी यहाँ पे रखो, c की वैल्यू माइनस डी लिखेंगे तो माइनस डी टू डी, डी बराबर 1 आ गया। d की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, 1 रखेंगे, 1 1 कैंसिल, b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और c और d आपस में निगेटिव है, d की वैल्यू है -1, तो d की जगह यहाँ पे -1 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d वाले वर्ड -1 आ गया। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू सब यहाँ पे रख दो, तो ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बच्चों देखो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई है, a की वैल्यू -2, ये वैल्यू तुम्हारी -2 हो गई, b की वैल्यू कितनी है 0, m खत्म हो गया, b की वैल्यू 0 m नहीं आएगा, c की वैल्यू -1 हो गई और d की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो यहां से देखो म्यू नॉट क्या निकलेगा, E नीचे जाएगा, H नीचे, H ऊपर रहेगा, C नीचे जाएगा, यानी कि H अपॉन सी ई स्क्वायर। कौन सा आ रहा है देखो, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर ए गैल्वेनोमीटर शंटेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 2% करंट पासेस थ्रू इट, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर। एक धारा मापी पर विचार करें जिससे प्रतिरोध 5 ओम के साथ शंट किया गया है, जिसमें 2% धारा प्रवाहित होती, दिए गए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आई जी जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। भाई यही तो होता है ना, ये हमने जैसे गैल्वेनोमीटर बनाया, इसमें करंट आई जी जा रही है, फिर शंट लगा दिया, टोटल करंट आई है, तो शंट में कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। अब ये दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर कर दो, इसका वोल्टेज आई जी जी हो जाएगा, इसका वोल्टेज आई माइनस आई जी एस हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, वैल्यू रखो बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर शंट कह रहा है 5 ओम, तो शंट कितना हो गया, ये वाला तो 5 ओम हो गया, और 2% करंट पास थ्रू,
तो 2% करंट मेन करंट आई है, तो आई का 2% पास होता है 2/100 आई, और गैल्वेनोमीटर का हमें रेजिस्टेंस जी निकालना है। यहाँ आई माइनस आई जी हो जाएगा 2% आई और इंटू एस, तो 2/100 आई जी, और आई बाहर कर दो, 100 माइनस 2 98/100 इंटू एस, आई कैंसिल हुआ, 100 कैंसिल हुआ, एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 वैल्यू गिवन है, तो जी बराबर आ गया 98/2 इंटू 5, 98/2 इंटू 5, 49 इंटू 5, ये आ गया 245 ओम। बच्चों देखो कैलकुलेशन से आ गया, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इट इज लिफ्टेड विद एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लोवर्ड विद एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ द टेंशन निकालना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान एक धागे से लटकाया गया, इसे 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर उठाते फिर नीचे उतारते, तो तनाव का अनुपात। देखो जब ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर, तो उसका नेट एक्सीलरेशन होता है a प्लस जी, तो ऊपर जाने के लिए टेंशन हो जाएगा एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, और अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट जाता है इसमें से तो नेट हो जाता है जी माइनस ए, तो नीचे जाने पे हो जाएगा एम जी माइनस ए, तो इनका डिवाइड निकाल दो, रेशियो निकालना है, एम कैंसिल हो जाएगा, जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है 4.9 है, यानी कि इसको हम g/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा g प्लस g/2 अपॉन g माइनस g/2। अगर हम g 9.8 ले लें तो 4.9 g इसका आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2g अपॉन g/2, g/2 कैंसिल हो गया, तो 3:1 आएगा, यानी कि बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग सच दैट इट टाइम t इट्स पोजीशन इन मीटर गिवन बाय rt 5i माइनस 2t स्क्वायर j, द एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड अबाउट ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो यहां पर r बराबर गिवन है 5i माइनस 2t स्क्वायर जी कैप। अगर हम टाइम यहाँ पे 2 सेकंड रखें तो r हमें मिल जाएगा बच्चों 5i और माइनस 4 दूनी 8, 8j मिल जाएगा, तो r तो ये आ गया। अब वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी हो जाएगा dr/dt। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 माइनस 4t कैप आ जाएगा, t की वैल्यू हम 2 रखेंगे 2, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 दूनी 8, 8j आ जाएगी। अब फार्मूला लगाओ, J इज इक्वल टू एम वी आर, तो M और R क्रॉस V होता है फार्मूला, ठीक है। तो M कितना है यहाँ पे, मास 2 kg है, R की वैल्यू है 5i माइनस 8j कैप, और क्रॉस V हो जाएगा माइनस 8j। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो I क्रॉस J K हो जाएगा, I क्रॉस J K हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I क्रॉस J K, और 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, और माइनस लगा ही हुआ है, और J क्रॉस J ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 80k कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एनसीईआरटी के पेज 106 से लिया गया है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। अब आ जाओ, कंसीडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियस r1 r r2 अल्फा आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल इफ रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 i2 रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस i1 by i2 1/16, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा निकालना है। तो I इज इक्वल टू डिस्क का हो गया हाफ mr स्क्वायर, लेकिन यहां पे इसमें थिकनेस गिवन है
तो जब थिकनेस गिवन होता है तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। अब यहां पर देखो कि ये कह रहा है सेम थिकनेस है और यहां पर मटेरियल भी सेम है, ठीक है। सेम मटेरियल का मतलब रो कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो m प्रोपोर्शनल टू एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। ये m यहां रखो तो I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पाई, पाई हटा दो, r की पावर 4 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 4 हो जाएगा। I1 बाई I2 1/16 गिवन है, और रेडियस पहले की तो r है, दूसरे की अल्फा r है, 4 r कैंसिल हो गया, तो अल्फा की पावर 4 यानी कि अल्फा आ जाएगा 16, ये डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 2 आ जाएगा। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी में पेज 106 पे ये फार्मूला है, इसी से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज force 200 Newton over distance 15 meter. Thereafter, he gets progressive tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. Total distance through which box has been moved 13 meter. What is the work done by person during total movement of box? इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। एक व्यक्ति एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर एक बक्से को ढकेलता है, 15 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, इसके बाद थक जाता है और दूरी के साथ लगाया गया बल रैखिक रूप से लीनियरली घटकर 100 हो जाता है। बक्से की कुल दूरी 30 मीटर है, तो कुल वर्क निकालना है। देखो इसका एक हम बना देते हैं ग्राफ। जैसे मान लो ये इधर ये हमने डिस्टेंस ग्राफ ले लिया। एनसीईआरटी में इसी तरह क्वेश्चन है, उसमें मैन की जगह वीमेन गिवन है और ये फोर्स है। तो पहले तो 200 न्यूटन का फोर्स 15 मीटर तक लगाता है। देखो ये 15 मीटर बॉक्स चला और 200 न्यूटन का फोर्स लगा, थका तो थकने के बाद फोर्स 200 से 100 हो जाता है लीनियरली। लीनियरली का मतलब ये फोर्स डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर के यहां पर कितना आ गया 100 न्यूटन, और टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी 30। तो अगर ये वाली डिस्टेंस 15 है तो ये भी डिस्टेंस वो 15 ही कवर करेगा। अब वर्क डन निकाल लो, टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा। तो नेट वर्क डन हो जाएगा, पहले ये टोटल एरिया निकाल लो ये वाला, तो ये एरिया हो जाएगा 200 इंटू 15, और प्लस में अब ये एरिया निकाल लो ये वाला, तो आमने सामने की समेशन कर दो भुजाओं का, तो 1/2 200 प्लस 100 और इनटू हाइट ये 15 हो गई। तो ये कितना आ गया 15 दूनी 3000, तो ये आ गया बच्चों 1/2, ये हो गया 300 और इनटू 15 हो गया, ये 150 हो गया 1500, तो ये 3000 हुआ, प्लस 15 15 225 हो गया 0, तो 50 3 2 5 5250 जूल, ये आंसर आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर रहा है, 23rd का 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। At time t0, magnetic field of 1000 Gauss is passing perpendicularly through the area defined by the closed loop as shown in figure. If magnetic field reduces linearly 500 Gauss in next 5 seconds, then induced EMF of loop is given as। induced EMF हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अब इसमें चूंकि पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। तो एरिया बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा एरिया हम निकाल दें पहले। पूरा एरिया टोटल एरिया हो जाएगा 16 इंटू 4, और फिर माइनस ये एरिया कर दें। ये इस तरीके के ये 4 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया माइनस कर दो, माइनस इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस हो जाएगा। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में, तो मीटर सेंटीमीटर में आएगा, बेस हो जाएगा 1/2 2, और ये हाइट भी 2 हो जाएगी,
और इस तरह के 4 बॉक्स हैं तो मल्टीप्लाइड 4 कर दो, 4 दूनी 8 आ गया, 16 चौको 64 माइनस 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका एरिया आ गया। अब ईएमएफ लगाओ, माइनस d∅/dt, फाई बराबर क्या हो जाएगा बी ए, तो एरिया और डेल्टा बी और अपॉन टाइम, तो एरिया हो गया 56, 10 की पावर -4 कर देंगे, और डेल्टा बी हो जाएगा, ये गॉस में है 1000 और माइनस, ये माइनस करेंगे तो डेल्टा बी हो जाएगा फाइनल 500 माइनस इनिशियल 1000, गॉस को चेंज कर दो, -4 ये भी कर देंगे, है ना, और अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड है। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है, तो यहां पर ये माइनस लगा हुआ है, ये -500 होके प्लस हो जाएगा, और इसको आप पूरा सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये 5, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 56 इंटू 4 और 2, ये 56 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट आ जाएगा, 56 इंटू 10 की पावर -6, भाई 2 0 4 4 8 और 2 0 इसके चले जाएंगे, 5 5 कैंसिल्स, डायरेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पहला आंसर आ गया बच्चों इसका, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करंट I1 इन फॉलोइंग सर्किट, निम्नलिखित परिवर्तन धारा बताइए। तो ये करंट I1 जा रही है, यहां से I2 जा रही है, और ये I3 है, तो I3 को हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, तो I1 निकालना है, इसमें KVL लगा दो, मान लो कि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट वाला लूप ले लें तो इधर हम लोग जाएंगे तो ये करंट इधर जाएगी, करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा -30 I1, इधर माइनस से प्लस आएंगे, +40 वोल्ट हो जाएगा, इधर करंट इसमें ऐसे ही जाएगी तो -40 I2 कर दो, 40 I3 और इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं -30 I1 प्लस 40, और -40 I3 को लिखेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि ये वाली I2 करंट, ये करंट ऐसे जाएगी, ये वापस इधर चली आएगी जो I2 जाएगी, और I1 वाली ऐसे जाएगी, वो ऐसे वापस आ जाएगी, तो I3 I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखो 30 I1 और 40, तो -70 I1 और माइनस में 40 I2 और इज इक्वल टू 40 माइनस में, माइनस माइनस प्लस होगा, ये आएगा 7 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई लूप 1 से। अब लूप 2 में चलो, मान लो कि हम लोग इधर ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में गए, तो इस लूप के लिए माइनस हो जाएगा -40 I2, और माइनस से प्लस गए तो +80 हो जाएगा, और फिर इसमें गए तो यहाँ पे तो बैटरी ही लगी हुई है ना, तो इससे जब हम लोग देखो, ये करंट यहाँ से गई ऐसे, यहाँ पर ये माइनस तुम्हारा माइनस से +80 हो गया, और माइनस से +40 भी हो गया, और फिर इसमें गए तो 40 I3 हो गया, और करंट की डायरेक्शन में गए तो -40 I3 की जगह लिखो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बच्चों बनी 8 4 12 120, 40 I2 और 40 I2 -80 I2 और -40 I1 और 120 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया, 4 का डिवाइड करो 2 I2 आया प्लस I1 आया, और इज इक्वल टू 4 3 12। अब इक्वेशन नंबर 1 2 को सॉल्व करोगे बच्चों, तो 1 2 को सॉल्व करने पर तुम्हें I1 माइनस में 0.5 एम्पियर मिल जाएगा। इक्वेशन बना दी है, अब सॉल्व करिए, आंसर तुम्हें सेकंड वाला मिल जाएगा, -0.4 एम्पियर। चलो आगे चलते हैं। 2 bullets are fired horizontally with different velocities from same height, which will reach the ground first? Slower one, faster one, both will simultaneously, it cannot predict it। 2 गोलियां समान ऊंचाई से अलग अलग वेग से क्षैतिज ध्रुव में दागी जाती, कौन सी जमीन पर पहले पहुंचे? देखो हाइट सेम है, एक गोली ये है, एक गोली ये, हॉरिजॉन्टल फेंकी जाती है, और वेलोसिटी इसकी u1 u2 मान लो। तो बच्चों जब ये दोनों अर्थ पे पहुंचेंगी तो बताना है टाइम, तो ये हाइट h मान लो, तो h बराबर हो जाएगा, इसमें दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u/t लगाएंगे, u/t प्लस हाफ gt स्क्वायर,
तो दोनों की हॉरिजेंटल है वेलोसिटी, वर्टिकल 0, तो यू वाई दोनों के लिए 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम आया अंडर रूट 2h/g। अब देखो यहाँ पे टाइम हाइट पे डिपेंड है, दोनों एक ही हाइट से फेंकी जा रही है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं, तो एक साथ पहुंचेंगे। आंसर थर्ड हो जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट, ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁵ जूल per Tesla is placed along direction of uniform field of magnitude 14 × 10⁻5 joule per Tesla. Work done rotating magnet slowly through 60 degree from the direction of field. वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों mb, इक्विलिब्रियम से होता है 1 - cos थीटा। डायरेक्शन में रखा गया है, वैसे cos थीटा 1 - cos थीटा 2 होता है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में है तो थीटा 1 0 1 हो जाएगा। तो W बराबर आया m, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है E है 2 × 10⁵, मैग्नेटिक फील्ड है 14 × 10⁻⁵, 1 - cos 60, ये कैंसिल, 2 × 14, 1 - cos 60 1/2, 2 × 14 × 1/2, 2 2 कैंसिल, 14 जूल मिला। पहला ऑप्शन बच्चों मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के देखो पेज नंबर 139 पे पोटेंशियल एनर्जी वर्डन का फार्मूला है। इसके बाद कह रहा है बकेट टाइड एट द एंड ऑफ 1.6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज वर्ड इन वर्टिकल सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड सो दैट वाटर फ्रॉम द बकेट डज नॉट स्पिल व्हेन बकेट इज हाईएस्ट पॉइंट। 1.6 मीटर लंबी रस्सी के सिरे पर बंधी एक बाल्टी को एक समान चाल से ऊर्ध्वाधर गति में घुमाया जाता है, न्यूनतम चाल क्या हो ताकि बाल्टी सबसे ऊंचे स्थान होने पर पानी न गिरे। जैसे मान लो बाल्टी भरी हुई है ऐसा, ये ऐसा, अब ये घुमाया जा रहा, पानी भरा हुआ है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों बाल्टी का वेट नीचे होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर होगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा तो पानी नहीं गिरेगा। तो F बराबर हो गया mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² r इज इक्वल टू mg, mm कैंसिल हो जाएगा, v बराबर आया √gr, तो g 10 हो गया और रेडियस 1.6 होगा, यानी कि 16 आ गया, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट ये देखो इस तरीके से पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। अब आ जाओ, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी फॉर द कॉम्बिनेशन कैपेसिटर शोन वेयर ऑल कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड। ए बी के बीच धारता बतानी है। देखो बच्चों ए और बी के बीच बैटरी लगा दो, तो यहां से जब चार्ज जाएगा तो ये आर्म और ये आर्म पैरेलल, ये और ये पैरेलल। अब यहां पर ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में 6 2 8 हो गया और ये 8 8 सीरीज हो गए, तो 8 8 सीरीज का 4 हो गया। ये 3 और 1 4 पैरेलल हो गया। अब ये 4 और 4 सीरीज में 2 हो गया। अब ये 2 और 4 पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई C1 + C2 यानी कि 2 + 4 यानी कि 6 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखो ये कैपेसिटर का एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में इसी तरीके का है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस अकर्स, और मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखो दो कथन है। कथन एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े एक प्रेरक, एक संधारित्र और प्रतिरोध वाले परपथ में अनुनाद होने पर अधिकतम शक्ति क्षय होती है। धारा और विभव के बीच शून्य कलांतर होने के कारण शुद्ध प्रतिरोध वाले परपथ में अधिकतम शक्ति क्षय होती है। सबसे पहले देखो, अगर एलसीआर सर्किट है तो रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस मिनिमम है। अब रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, यानी कि पावर क्या हो जाएगा I²R से मैक्सिमम। पावर का फॉर्मूला होता है I²R। करंट मैक्सिमम रेजोनेंस पे होती है, रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, तो पावर मैक्सिमम हो गया। बिल्कुल सही है, ट्रू।
अब ये कह रहा है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर, जीरो फेज, बिल्कुल है। रेजिस्टेंस जब होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो फेज डिफरेंस जीरो होता है, और फेज डिफरेंस जीरो होने की वजह से इसमें भी पावर क्या होता है, मैक्सिमम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और फेज डिफरेंस हो गया जीरो इस वाले सर्किट में, तो कॉस जीरो वन हो गया, कॉस जीरो मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी, तो पावर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये भी ट्रू है, इसका मतलब दोनों सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। तो बेटा एफएसटी का पेपर आज 9 नवंबर 25 वाला पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सीनियर टीचर ऑफ न्यूलाइट फिजिक्स फैकल्टी। 1 से 30 तक आपके हो चुके हैं, हम 31 से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है, और मुझे ग्राफ पूछा गया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो पहले ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन निकालें। तो मान लीजिए s बराबर सम कांस्टेंट इंटू टी क्यूब। अब डिफरेंशिएट करिए, v बराबर डी एस बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 3k टी स्क्वायर, और फिर a बराबर हो जाएगा dv बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 6k और t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6kt है, तो 6k तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t, यानी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका सेकंड वाला आंसर सही माना जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एक क्यूब है, हालांकि सही बना नहीं है, ये क्यूब है और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और तो सेंटर इसका कहाँ होगा, जैसे ये क्यूब है, तो सेंटर इसका अगर क्यूब की साइड एल है, तो इस फेस से इसकी डिस्टेंस l/2 होगी, सभी से इसकी डिस्टेंस l/2 होगी। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा मेरा, सभी डायरेक्शन में बराबर निकलेगा, सभी डायरेक्शन में बराबर निकलेगा। तो किसी एक फ्लक्स से जाने वाला, एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स आप जानते हैं, टोटल फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा Q/ε0 गॉस लॉ से। ये पूरी 6 फेसेस से जाएगा, और किसी एक फेस से चूंकि सिमेट्रिकल पोजीशन है, तो ये Q/6ε0 हो जाएगा थ्रू वन फेस। अब यहां पर इससे, इस सरफेस से दूसरी तरफ एक और चार्ज रख दिया गया है Q, बिल्कुल इसी के स्ट्रेट में। तो बेटा अगर हम इसको सेंटर मान के क्यूब जनरेट करें, तो एक क्यूब और मिल जाएगा ऐसे, ये इमेजिनरी क्यूब है। तो इस ग्रीन वाले क्यूब से इस ग्रीन वाले चार्ज का फ्लक्स जाएगा Q/ε0, और इस सरफेस से मेरे पास फ्लक्स जाएगा Q/6ε0। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फेस है, यहां से इस तरफ आउटवर्ड फ्लक्स इधर है,
Q/6 एप्सिलॉन 0 और इस तरफ भी Q/एप्सिलॉन 0 है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जितनी फ्लक्स लाइन आएंगी उतनी ही फ्लक्स लाइन चली भी जाएंगी, तो इससे फिर जीरो फ्लक्स पास होगा। जीरो हो गया क्योंकि इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से कट गया। जितनी फील्ड लाइंस इस क्यू से आउटवर्ड जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइन इस क्यू से इनवर्ड जाएंगी। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसी का एक्सटेंशन किया गया है। ये खुद ही हम टीचरों ने मिल करके बनाया है, ये किसी बुक वगैरह में नहीं है। 33 क्वेश्चन तो बिल्कुल रटा हुआ है कि जैसे अगर ये पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। और यहाँ देखिए इनसाइड ए बार मैग्नेट लिखा है, छड़ चुंबक के अंदर। तो अंदर वाली लाइन तो भाई साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रही है, इसलिए 33 का आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई रीजनिंग बेस्ड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 34 प्रोजेक्टाइल मोशन का है और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, लेकिन एक रॉकेट यहाँ उड़ के आया था। तो एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे ही फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी 1.5 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। तो इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं तुरंत। पहले हमारे पास ये कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos 30 यानी 15√3, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 साइन, अरे यार ये क्या बार बार आ रहा है, 30 साइन 30 यानी 30 इंटू 1/2 इक्वल टू 15। अब अगर हम Vx निकालेंगे तो वो तो Ux के बराबर ही रहेगा हमेशा, 15√3। और Vy अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा U साइन थीटा, मतलब 15 माइनस GT। तो T की वैल्यू 1.5 है और G की वैल्यू 10 है, तो Vy 0 है। तो एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी वेलोसिटी की, tan phi बराबर Vy बाई Vx होता है। तो इट इज 0 क्योंकि Vy 0 है, तो मतलब ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट आ गया। और अगर आप ऐसे ना निकालना चाहें तो एक तरीका और भी है। अगर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, तो इसका मतलब है 1.5 सेकेंड पर ये मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल से इसकी डायरेक्शन 0, हॉरिजॉन्टल से इसकी डायरेक्शन 0 है। तो दोनों ही अप्रोच हैं, अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो ये भी जल्दी कर देगा, अदरवाइज हमारे पास प्रॉपर वे तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 30, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के, इस पेज के फॉर्मूले यूज हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक स्ट्रेट रॉड है और ये स्ट्रेट रॉड है और ये एक्सटेंड की गई है
ये x बराबर 0 है, यहां पर एक मास m है और x बराबर a से l प्लस a के बीच में एक यूनिफॉर्म रॉड है और मुझे मास और रॉड के बीच में मुझे फोर्स निकालना है। तो यहां पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है और यहां पर रॉड का मास मान करके फोर्स निकालना है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं यहां से एक x डिस्टेंस पर मैंने एक dx एलिमेंट ले लिया, पूरे रॉड के मैंने पार्ट्स कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब मेरे पास इस dx का मास चाहिए, इस एलिमेंट का, इसको पॉइंट मास ट्रीट करेंगे तो df फोर्स हो जाएगा g स्मॉल m लेमडा dx अपॉन x स्क्वायर। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, g अपॉन एक्स स्क्वायर m और लेमडा की वैल्यू रख देंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स तो है ही। और फोर्स निकालने के लिए हम ये जो df है इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, रॉड कहां से कहां तक फैली है, a से a प्लस एल तक फैली हुई है। तो इस एक्सप्रेशन को हमें a से a प्लस एल तक के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप सोच रहे हो कि रॉड का मास सेंटर ऑफ मास पे मान करके एक फॉर्मूले से काम चलेगा तो वो मेथड गलत है। सेंटर ऑफ मास पे मास नहीं मानेंगे, आप पूरे रॉड के छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, इतने छोटे करेंगे कि उन्हें पॉइंट माना जाए, इक्वल करेंगे। एक पार्ट का मास मैंने dx लिया, उसका मास मैंने dm लिया और dm बराबर हो जाएगा लेमडा dx। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तो ये df आया है क्योंकि खाली रॉड का एक पार्ट इस पे कर रहा है। फिर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास gm तो बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन है इस एक्स स्क्वायर को अंदर कर देते हैं, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी dx और लिमिट है a से a प्लस एल। तो अब यहां पे जगह बची है, यहां कर रहे हैं gm और बेटा जब b dx करोगे तो x आएगा और a अपॉन एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये x की पावर बेसिकली -2 है तो ये आ जाएगा -a/x प्लस लगाया a x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो ये आ गया और लिमिट आ गई a से a प्लस एल तक। तो ये आ जाएगा gm। अब वैल्यू रखेंगे, एक बार x की जगह हम रखेंगे a प्लस एल माइनस a कैपिटल A
ये बी एक्स है, इंटीग्रेशन इसका बी एक्स हो जाएगा इसका, ठीक है। ए प्लस जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो चलिए मैं इतना पोर्शन रिमूव कर देता हूँ, इतना पोर्शन रिमूव कर देता हूँ, तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ। तो जीएम, और पहले हम लिखेंगे x की जगह a प्लस एल, तो बी ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए प्लस एल, और माइनस बी ए माइनस ए अपॉन ए। तो ये मेरे पास आंसर आया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी ए तो कट जाएगा, तो ये बी ए और बी ए कट गया, और तो ये आ गया जीएम। और अगर हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, और प्लस बी एल है। तो ये इंटीग्रेशन आ रहा है, और नो डाउट इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से इंटीग्रेशन डेफिनेटली ये थोड़ा सा लंबा है, बट कठिन नहीं है, लंबा है कठिन नहीं है। और आज ये पता नहीं क्यों बार बार एक पॉपअप इसमें आ जा रहा है, तो इस असुविधा के लिए आप लोगों के से खेद मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। A capillary tube is immersed in vertically and water and height comma and height of water column is x। तो x बराबर है मेरे पास, वाटर कॉलम, कैपिलरी में वाटर कॉलम की लेंथ होती है 2t cos थीटा अपॉन रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब d ऑफ द डेंसिटी यानी g। अब डेंसिटी को मैं रो लिख दे रहा हूं क्योंकि एक d इसमें भी आया है। और जब इस कैपिलरी को एक माइन में ले जाएंगे जो d डिस्टेंस नीचे है, तो आपको मालूम है अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस नीचे g की वैल्यू होती है g1 माइनस d बाई आर होती है। तो उस समय वाटर कॉलम की लेंथ अगर y है तो ये हो जाएगी 2t cos थीटा अपॉन r, और रो तो नहीं बदलेगा, लेकिन g की जगह g1 माइनस d बाई आर आ जाएगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि x और y का रेशियो बताइए। तो x अपॉन y को जब डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सी टर्म कट जाएंगे भाई? देखो 2t cos थीटा और r रो तो ये कट जाएगा, तो नीचे आएगा g और ऊपर आएगा g1 माइनस d बाई आर। तो आप g से g कैंसिल कर दीजिए, तो ये रेशियो 1 माइनस d बाई आर आ रहा है। बाकी कोई इसके बराबर नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो गया। गुड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये थोड़ा सा पढ़ने में लंबा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन में सस्ता होगा ये। 2 balls A and B are placed at the top of 180 मीटर टॉल टावर। तो पहले क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। ये टॉल टावर है, इसकी हाइट 180 मीटर है, और यहाँ पे ये 2 बॉल रखी गई हैं A और B, ठीक है। A is released at 0 सेकेंड, तो t बराबर 0 सेकेंड पर रिलीज कर दी गई, ये नीचे आने लगी।
ball B is thrown vertically down with an initial velocity u at t is equal to 2 सेकेंड। तो ये t बराबर 2 सेकेंड पे इसका मोशन हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं, एक फिगर और बना देता हूं। ये वाली फिगर मेरे पास t बराबर 0 सेकेंड पर है और कलर नहीं बदलेगा 2 सेकेंड के बाद। ये मैंने दूसरे रंग का पेन ले लिया है। t बराबर 2 सेकेंड पर अब इस बॉल b को हमने u स्पीड से नीचे फेंक दिया और डेफिनेटली a कुछ नीचे आ चुकी होगी। ये मैंने 2 फ्लैश लिए। आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कुछ समय के बाद दोनों बॉल्स मिल जाती हैं। ये थर्ड पिक्चर आएगी और ये टी टाइम के बाद है, शुरू से टी टाइम है और 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे दोनों बॉल्स एक साथ आ गई हैं। यहाँ पर ए भी है और यहाँ पे बी भी है और ये दूरी जो है ग्राउंड से 100 मीटर अबव है। ये क्वेश्चन की सिचुएशन है। देखो, जब क्वेश्चन करो तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर हमें वैल्यू ऑफ u निकालना है, वैल्यू ऑफ u। तो आप देखो कि हमारे पास डेफिनेटली u निकल आएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर है और पहली वाली बॉल जो a थी वो 0 सेकेंड पर ड्रॉप हुई है और ये t सेकेंड में यहां पहुंची है। तो इसको यहां से यहां तक आने में टाइम t सेकेंड लगा है। तो 80 बराबर हाफ g यानी 10 इंटू टी स्क्वायर कर दिया तो ये 8 हो जाएगा और टी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा और t बराबर 4 सेकेंड आ जाएगा। यानी गिरने का टाइम आ गया। बॉल बी भी 80 मीटर गिरी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 थी और इसको आने में समय कितना लगा है? भाई इसको तो 4 सेकंड लगा है और बी वाली 2 सेकंड के बाद फेंकी गई थी तो इसको मतलब 2 सेकंड ही लगा है। तो u इंटू टी प्लस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो 80 बराबर 2u प्लस, अब 1 2 ये कट जाएगा, ये 20 आ गया तो 2u बराबर 60 आ गया और u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। तो 30 इज फोर्थ आंसर। तो ये फोर्थ आंसर इसका सही है। तो गुड क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूले लगे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले, एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर वाली बुक में पेज नंबर 139 पर था। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा लॉजिकल है। एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, u बराबर 0 और 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने मान लिया लेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t। तो t टाइम पर पावर निकालनी है। तो पावर बेटा होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी और फोर्स कितना होगा? m इंटू ए होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कितनी होगी? ये a इंटू टी होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एम ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है और ये पावर t के फंक्शन है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू t। तो वी विल गो विद आंसर नंबर सेकेंड। नॉट डिफिकल्ट, मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा कठिन होगा ये, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये वाला फॉर्मूला जो एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पर दिया है इसी पर ये बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 39 थर्मोडायनेमिक्स का है। एक बर्तन है, उसमें प्रेशर बराबर दिया गया है अल्फा वी। अल्फा इज कांस्टेंट। 1 mole of gas is allowed to undergo expansion such that its volume becomes m times the initial volume. Work done by the gas is in the process. तो वर्क डन होता है मेरे पास PdV। अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो P की वैल्यू अल्फा V है और इसको dV करेंगे और इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम MV है। तो अल्फा V स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम V टू MV हो गया। तो अब हम रखेंगे अल्फा बाई 2 MV स्क्वायर यानी M स्क्वायर V स्क्वायर और माइनस V स्क्वायर। अब इसमें हम V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा V स्क्वायर बाई 2 M स्क्वायर माइनस 1 हमारा सेकेंड वाला आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आंसर? ओ सॉरी, सेकंड वाला नहीं आ रहा है बच्चा, अल्फा स्क्वायर है, सेकंड में अल्फा स्क्वायर है, सॉरी फोर्थ वाला आ रहा है अल्फा V स्क्वायर बाई 2 M स्क्वायर माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जानते हैं पहले गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर विजिबल होती हैं, फिर इंफ्रारेड होती हैं, फिर रेडियो वेव्स होती हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है। तो इसमें रेडियो वेव्स जो हैं वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होंगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ABC इज ए यूनिफॉर्म वायर, सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाइज वर्टिकली बिलो A। तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है और पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास A के नीचे है। तो हम मान लेते हैं ये अपनी ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, ये अपनी ओरिजिन मान लेते हैं, सॉरी ये अपनी ओरिजिन मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और BC और AB का रेशियो निकालना है इनकी लेंथ का। तो हमने मान लिया BC की लेंथ है x और AB की लेंथ है y। ये वाली लेंथ मैंने y मान ली, ये वाली लेंथ मैंने x मान ली, पहली चीज। दूसरी चीज, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मैंने लैम्डा मान लिया। तो ये जो AB पोर्शन का वायर है इसका मास हो जाएगा लैम्डा वाई और BC पोर्शन का जो वायर है इसका मास हो जाएगा लैम्डा एक्स। अब इन दोनों को यूनिफॉर्म वायर मानिए। मान लीजिए ये AB का सेंटर ऑफ मास है G1 या G2 मान लीजिए और ये BC का सेंटर ऑफ मास है G1। तो G2 पे वेट एक्ट करेगा लैम्डा वाई और G1 पे एक्ट करेगा लैम्डा एक्स। कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। ये जो G2 है जो लैम्डा वाई है, तो चूंकि यूनिफॉर्म वायर है तो अगर ये पूरी लेंथ y है तो ये y बाई 2 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं G1 और G2। G1 पर मास है लैम्डा एक्स
G2 पर मास है लैम्डा वाई, और G1 का x कोऑर्डिनेट है x/2, और G2 का x कोऑर्डिनेट है ये पूरा y है, तो ये y/2 है, x कोऑर्डिनेट ये होगा, तो y/2 cos 60, तो ये आ जाएगा y/4। जबकि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास a के वर्टिकली नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा y/2। ये पूरी डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y cos 60। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे, y/2 बराबर m1x1, तो ये लैम्डा x²/2, और ये m2x2, तो लैम्डा y²/4 डिवाइडेड बाई लैम्डा x प्लस लैम्डा y। अब चूंकि मुझे BC अपॉन AB यानी x अपॉन y का रेशियो निकालना है, तो यानी अल्फा निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा भी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, इधर भी लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy/2 प्लस y²/2 बराबर ये बचा x²/2 प्लस y²/4। अब हमें रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करता हूं कि x की जगह y अल्फा रख देता हूं, तो ये बन जाएगा y²α/2 प्लस y²/2 बराबर α² y²/2 और प्लस y²/4। अब बहुत अच्छा है, y² पूरे से कट गया, और मेरे पास एक अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ये α/2 है, α/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू α² प्लस 1/4। तो मेरे पास आ गया α/2 प्लस 1/4 बराबर α²/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2α² माइनस 2α और -1 बराबर 0। अब ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1.37 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आप सॉल्व करना जानते होंगे। यहां पर r.p0 दिया हुआ है, मतलब डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल की डायरेक्शन अगर है, और साथ में ये r वेक्टर है। r वेक्टर आप जानते हैं ऐसे हैं, अगर r.p0 है तो मतलब p और पोजीशन ऑफ पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन हुई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है I-3J प्लस 2K, और ब्रॉड साइड आन पर फील्ड इसकी अपोजिट होगी, यानी -I प्लस 3J माइनस 2K। तो इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। तो इसमें कोई लेंथी बात नहीं थी। ए पार्टिकल इज मूविंग 5 times as fast as electron. Ratio of de Broglie wavelength of the particle
of the electron is this, mass of the particle is, तो 1.878 into 10 to the power minus 4 बराबर h upon mass of the electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into velocity. A particle is moving 5 times as fast as an electron. The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron. कुछ बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा ई, और पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h अपॉन पार्टिकल का मास और वेलोसिटी 5v. अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई, तो h से h और v से v कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा नीचे 5m और ऊपर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और ये वाला रेशियो दिया हुआ है किसके बराबर है, 1.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अब इससे मास को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट फोर्थ आंसर. थोड़ा कैलकुलेशन इसमें भी है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ये एसएचएम का है पुराना क्वेश्चन. दो पार्टिकल ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड चल रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. They passes each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. तो एक यूनिट सर्किल बना रहे लेते हैं, ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, और ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है. तो अगर एक ऊपर जा रहा है तो मतलब एक यहाँ पर है, और दूसरा नीचे जा रहा है तो दूसरा यहाँ पर है. तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इन दोनों का फेज डिफरेंस ये है. ये वाला एंगल निकालते हैं तो ये डिस्टेंस है मेरे पास a/2, और ये वाली डिस्टेंस है a, इसको थीटा मान लें, तो साइन थीटा बराबर a/2 अपॉन a 1/2, यानी थीटा बराबर 30 है. तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 है. ये वाला एंगल 180 माइनस 60 120 हो जाएगा, जो उनके बीच का फेज डिफरेंस है, एंड 120 डिग्री इज 2π/3. रेडियन में बदल दीजिए, पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 से डिवाइड कर दीजिए, थर्ड आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 45. A 100 ohm resistance and a capacitor 100 ohm of reactance are connected in 220 volt source. तो याद करिए, ये जो 220 वोल्ट सोर्स है ये आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू हो जाएगी 220/√3, और पीक करंट कितनी हो जाएगी, √100 रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है 100 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 220√2. तो 220√2 अपॉन 100√2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो पीक करंट आ गई मेरे पास 2.2 एम्पियर की. अब आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट होती है. ये मैंने कंडक्शन करंट निकाली है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू पूछी गई है तो वो भी इतनी ही होगी जितनी कंडक्शन करंट की है. बाकी लंबी चौड़ी एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये मेरे पास बेटा क्वेश्चन थे. आज का पेपर कैसा लगा बताइएगा, फिर आगे मिलते हैं.